जब ये एलपीजी की बात आई, 85% हमारा एलपीजी इंपोर्ट होता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। तो जब ये हॉर्मुज बंद हुआ, इट वाज अ बिग, द क्राइसिस वाज एंटिसिपेटेड कि बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। तो अब देखिए कैसे इसमें 5-6 एजेंसीज मिलकर कैसे काम करते हैं और कैसे उनका कोऑर्डिनेशन, समन्वय जो होता है उसका क्या फ़र्क पड़ता है देश पे, ये देखने वाली बात है। नंबर 1, द मोमेंट जैसे ही उनको पता चला कि ये क्राइसिस हुआ है और एलपीजी का शॉर्टेज आएगा, 85% आपका एलपीजी इंपोर्टेड है, और ख़ास करके जब उज्ज्वला योजना से हमने इतना एलपीजी कनेक्शंस बढ़ा दिया है, हमने 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस हो गए हमारे, तो इनको अब सप्लाई करनी है। तो पहला डिसीजन एमओपीएनजी ने लिया, हमारे जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम साहब ने पहला डिसीजन वो लिया कि जितनी रिफाइनरियाँ हैं उनको आप प्रोडक्शन, एलपीजी का प्रोडक्शन पहले बढ़ाइए। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई किसी का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, वो डिसीजन। तो उन्होंने कहा पेट्रोकेमिकल्स का हमको अभी उतना ज़रूरत नहीं है जितना कि एलपीजी का है, तो एलपीजी की प्रोडक्शन बढ़ाइए आप। सो 35 मेट्रिक टन पर डे से सीधा उन्होंने बढ़ाया 55 मेट्रिक टन पर डे, तो रिफाइनरीज ने बढ़ाया। दैट इज़ नंबर 1। भाई बोलना अलग बात है, रिफाइनरी एक बड़ी टेक्निकल टाइप की जो है, वहाँ पे बहुत ही हाई टेक जो रिफाइनरी होती हैं, उसमें चेंज करना कोई चीज़, इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। बट रिफाइनरीज हमारी जो है पिछले 20 साल से जो है वो इस काबिल हो गई हैं कि वो कोई भी क्रूड प्रोसेस कर सकती हैं और किसी मात्रा में जरा सा एडजस्टमेंट करना है तो वो कर सकती हैं। तो वो रिफाइनरीज ने जाके इमीडिएटली प्रोडक्शन बढ़ाया, पहली बात। देन क्या हुआ, ये सब हुआ है। अब देखिए डिप्लोमेटिक चैनल पे क्या होना है कि डिप्लोमेटिक चैनल पे भाई कहाँ से सोर्सिंग, अल्टरनेट सोर्सिंग कहाँ पे करना है। तो अचानक जो है आपको अल्टरनेट सोर्स पे जाना है, तो आपने डिप्लोमेटिक चैनल यूज़ किया, वहाँ से हुआ, तो एकदम टॉप लेवल पे। अब इधर आइए नीचे लेवल पे, नेक्स्ट चीज़ आया है कि भाई आपको प्रोडक्शन भी बढ़ गया है पर आपको फिर भी कमी है। वहाँ पे जो टॉप मोस्ट डायरेक्शन जो दिया है, उन्होंने कहा भाई नॉर्मल सिटीजन फर्स्ट, कि नॉर्मल जो हाउस होल्ड को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। ये हम लोगों का पहला प्रायोरिटी है। तो ये डिसाइड करना प्रायोरिटी, ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे ही इन्होंने ये डिसाइड किया तो आपने क्या किया, कमर्शियल को जरा सा पीछे रखा। इंडस्ट्री को जिसको बहुत अर्जेंट नहीं है उनको दूसरा फ्यूल मिल सकता है, एलपीजी के छोड़ के गैस से चल सकता है, नाफ्ता से चल सकता है, या जो भी ऐसा इंडस्ट्री है, उन्होंने उसको बोला कि आपको रेस्ट्रिक्ट करेंगे और जो 33 करोड़ आपके जो एलपीजी के जो उपभोक्ता हैं उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये डिसीजन टॉप लेवल पे जैसे ही ये विजन मिल गया, नीचे उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अब ये हो गया, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद से अब क्या हुआ, अब आया रोल स्टेट एजेंसीज का कि आपका ये डाइवर्शन नहीं होना चाहिए। अब शॉर्टेज एक जगह आपका कमर्शियल पे शॉर्टेज है और कॉस्ट ज़्यादा है, और इधर आपका जो नॉर्मल एलपीजी है उसका कॉस्ट हमने बढ़ाया नहीं, उतना ही रखा। अब ये जब ये डिफरेंस होता है तो ब्लैक मार्केटिंग का बहुत सा ब्लैक मार्केटिंग का चांसेस बढ़ते हैं। वहाँ पे स्टेट एजेंसीज कैसे काम करती है तालमेल में, मेरे पास तो फिगर्स अभी है नहीं, बट आई थिंक मोर देन 10,000 रेड्स कंडक्ट किया गया कि कोई अपना होल्ड नहीं करेगा, कोई भी एलपीजी सिलेंडर्स का ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा। 5वां, टेक्नोलॉजी देखिए। अब इसी में टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ किया गया कि आपको ऑटोमेटिक जो है, जैसी जिसके पास गया है वो ऑथेंटिकेशन आपको ऑटोमेटिक किया, उन्होंने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया, और नियरली 100% आपका नेट के थ्रू, जो IVRS के थ्रू बुकिंग जो हुआ है, दैट वी हैव गॉन इलेक्ट्रॉनिक बुकिंग, आपका नियरली 100% रीच हुआ। उसके वजह से क्या हुआ, डाइवर्शन, आपका जो सिलेंडर का डाइवर्शन जो है ख़त्म किया। तो ये देखिए, ये 4-5 चीज़ लोग, एजेंसीज, अलग अलग एजेंसीज मिलके ये जो काम किया है, आई थिंक ये बहुत रेयरली जो है होता है, एंड दैट इज़ वाई पूरे वर्ल्ड में आई थिंक वी आर बिन, इसका बहुत ही जो है तारीफ हो रहा है इस बात पे। तो दिस इज़ द रीज़न।
लेकिन सर देखा जाए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में सभी प्रोसेस स्लो हो, इस मामले में सभी एजेंसी एकदम एक्टिवली दिखाई दी, जो एकदम पूरा प्रोसेस इतना स्मूथ किया गया है, क्या वजह थी उसको लेकर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जब डायरेक्शन ऊपर से, जो प्रायोरिटी जब जल्दी आती है और फिक्स होती है कि भाई हमने ये करना है, हमारी प्रायोरिटी फिक्स है कि भाई ये 33 करोड़ लोगों को पहले देना है, जब प्रायोरिटी फिक्स हो गया देन इम्प्लीमेंट करना ईजी होता है, डिसीजंस क्विक होते हैं। फिर आपको पावर दिया गया था, आप एनपावर किया गया था, आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा भाई ऐसा क्यों ऐसा क्यों, आपको पावर दिया गया, आप पे ट्रस्ट किया गया और डिसीशंस ये है, इवन जो हमारे ब्यूरोक्रेसी में है डिसीशंस बहुत फास्ट लिया गया। अब इसका भी मेरे पास आंकड़ा नहीं है कि जितने इन्होंने जो ऑर्डर्स निकाले हैं पिछले 1-2-1.5 महीने में, जैसे ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ 1-1.5 महीने में, हमको नहीं लगता इतने 5 साल में इतने निकाले होंगे। इतने क्विक ऑर्डर्स, एवरी डे फटाफट ऑर्डर्स जो है निकलते थे कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए इनको, कि एलपीजी से कैसे है, पीएनजी के बारे में, गैस में कैसे कन्वर्ट होना चाहिए, कैसे, और बहुत सी चीज़ों का, जो होर्डिंग के खिलाफ बहुत से चीज़ें आपके नोटिफिकेशंस इन्होंने निकले। तो क्लैरिटी जब आता है कि भाई हमने ये करना है, और जब कोऑर्डिनेशन होता है और ट्रस्ट होता है, ये तीनों अगर जब मिलता है तो ये रिजल्ट होता है। सर आपने कहा कि प्रोडक्शन इंक्रीज की थी, लेकिन रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल लगता ही है, तो इस सिचुएशन में कैसे हार्मोन से शिप इंडियन गवर्नमेंट की पास होती थी, जो प्रोड्यूसर है उनकी कैसे पास होती थी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए इसमें पहले तो देखिए 3-4 चीज़ें हैं, ये ज़रा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो ऑलरेडी पहले से डिसीजन लिया गया था कि आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व कुछ रखना है। तो वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व, देखिए क्रूड एकदम ही बंद नहीं हुआ, तो हमारे पास पहले लॉन्ग टर्म प्लानिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अचानक आप प्लान नहीं कर सकते सब चीज़ों को। आपके पास पहले 20 सोर्सेज होते थे, 20 कंट्री से आप लेते थे क्रूड। ये पिछले 5-7-8 साल में ये चेंजेस आए हैं कि 20 कंट्री से हम आज 41 कंट्री से क्रूड ले रहे हैं। तो उसका जैसे ही ये हॉर्मुज आपका बंद हुआ, सीधे हम जो है दूसरे आपके कंट्रीज से बात करने लगे, नेगोशिएट करने लगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा उनसे रिश्ता है, अचानक ये नहीं हो सकता। तो चूंकि रिश्ता था, हमने क्रूड सप्लाईज का हमने फिर से उस पर नेगोशिएट किया उनसे। तो जैसे रशिया हो गया, वह एटलांटिक साइड हो गया, अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका से लिया हमने। तो ये मेन रीज़न था कि आपने सप्लाईज जो है कायम रखा, और जो शॉर्टेज हुआ, कुछ जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे हमारे, उसमें से कुछ हमने निकाला। तो क्रूड सोर्सिंग पे हमने इस तरह से काम किया, इसीलिए हमने क्रूड को कम नहीं होने दिया, रिफाइनरी फुल कैपेसिटी पे काम की, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। बाकी कंट्री में जैसे फ्यूल के ऊपर एक तरह से लॉकडाउन लग गया, कुछ कंट्री में 7 के बाद फ्यूल नहीं मिलता था, प्राइस वहाँ पे इंक्रीज हुआ, कुछ यहाँ पे अल्टरनेट डेज फ्यूल दिया जा रहा था कार्स को, लेकिन इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ, प्राइस भी नहीं बढ़ाया गया, उसके रिलेटेड क्या कहना चाहिए? तो इसमें भी एक बहुत बड़ा जो है विजन का काम। देखिए हम लोग जब इस क्राइसिस जब स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे लग रहा था कि ये बड़ा माने इसको कैसे संभाला जाए इसको, क्योंकि पता चल गया था कि ये बहुत बड़ा इसमें जो है, क्योंकि हमारा मोर देन 85% क्रूड इंपोर्ट हो रहा है, और हॉर्मुज से आपका 40-50% आपका इंपोर्ट है। तो वो अगर बंद हो गया तो वी वर एंटिसिपेट तो कर रहे थे कि बहुत बड़ा इसमें क्राइसिस होगा। बट इसमें डायरेक्शन अगर क्लियर होता है ऊपर से, कि उन्होंने पहले था कि भाई ये इतना लंबा नहीं खींचेगा, पहली बात। तो अगर हमने प्राइस इंक्रीज किया तो ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो है पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। तो क्या अगर टेम्पररी है तो क्या हम इसको कुछ खुद एब्जॉर्ब कर सकते हैं? तो पहला क्या हुआ कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने एब्जॉर्ब किया कुछ, फिर देखा कि क्रूड प्राइस और बढ़ने लगा, प्राइस तो बढ़ने लगा, भाई सप्लाईज तो मिल रही थी, बट प्राइस आपका उतना बढ़ गया। तो जैसे ही प्राइस बढ़ने लगा, तब गवर्नमेंट ने कहा क्या कि क्योंकि पेट्रोलियम कंपनीज अब इससे ज़्यादा नहीं झेल सकती, तो गवर्नमेंट ने अपने पे ले लिया। आई थिंक मोर देन 1.7 लाख एक्साइज ड्यूटी का जो मिला था, नुकसान हुआ है इस मामले में, मैंने एब्जॉर्ब किया गवर्नमेंट ने, ताकि ये प्राइस राइज को ना हो सके। और उसका फ़ायदा आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इन्फ्लेशन जो और जगह जो है 10%, 12-11% होने लगा नॉर्मल चीज़ों पे। एंड इनफैक्ट आपका देखिए कंट्रीज लाइक अमेरिका, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल है, वहाँ पे डीजल 25-30% इंक्रीज हुआ।
और जो भी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जिसकी भी ऑयल इंपोर्ट 50% से ज़्यादा है, हमारा तो 85% है, जो भी कंट्री का ऑयल इंपोर्ट 50% से ज़्यादा है, वहाँ मोर देन 60% आपका इंक्रीज़ हुआ है। और हम यहाँ पे 7 to 8%, वो भी एकदम धीरे से पिछले 2 महीना हमने नहीं किया, उसके बाद जो है इंक्रीज़ किया, वो भी 7 to 8% इंक्रीज़ हुआ है। सो दिस इज़ हाउ इट वाज मैनेज्ड। तो गवर्नमेंट ने बहुत सी चीज़ें एब्जॉर्ब किया अपने पे, तो क्या, ताकि ये इन्फ्लेशन ना बढ़े। इनकेस फ्यूचर में अगर ऐसी फिर से अधूरा आती है तो किस तरह से ऑयल कंपनी प्रिपेयर है, गवर्नमेंट किस तरह से प्रिपेयर है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों को डायरेक्शन जो है प्रधानमंत्री ने बहुत पहले दिया था, उस पर और तेज़ी से काम करना पड़ेगा। उन्होंने दिया था कि हमको रिन्यूएबल एनर्जीज पे जाना है। उन्होंने कहा था कि हमको 2030 तक 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी सोलर और विंड से बनानी है। तो एक तो इस पे अब जोर लगाना है हमको, बहुत ज़्यादा जितना कर रहे हैं ऑलरेडी, आई थिंक वी हैव रीच 200 गीगावाट, हमको 500 से 1000 तक, अब 1000 तक जाना पड़ेगा। दैट इज़ वन, क्योंकि एनर्जी आफ्टर ऑल एनर्जी है। दूसरा, जो जितने सप्लाईज़ हैं आपके, इसको हमको और वाइड करना पड़ेगा, और सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। गैस पे कन्वर्शन, देखो प्रधानमंत्री ने हमको नहीं लगता, आई थिंक 5-6 साल पहले बोला था, उन्होंने विजन दिया था कि 15 गैस का शेयर, मार्केट शेयर 15% होना चाहिए अपने एनर्जी बास्केट में, कि 15% गैस होना चाहिए, नेचुरल गैस। अभी तक हमारे पास खाली 7% है। इंक्रीज हुआ है, बट अब जो है अगर ये 15% पे जाते तो और हमको इस टाइप की क्राइसिस झेलने में बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट आपके पास है पीएनजी का। और जितना इम्पोर्टेंस कुछ इसमें कुछ लास्ट 2-3 साल से हुआ है, जो सीबीजी पे जो रिन्यूड एम्फोसिस है कि सीबीजी हमको प्रोड्यूस करना है, क्योंकि वो लोकल लेवल पे बहुत प्रोड्यूस हो सकता है और उससे बहुत से फ़ायदे हैं। किसान को तो फ़ायदा ही है उससे, और विद इन द कंट्री पैसा रह जाएगा आपका, आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गैस भी जो है हम अराउंड 50% गैस इंपोर्ट करते हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज बचेगा अगर हम ये सब 3-4 चीज़ों पे बहुत रिन्यूड एम्फोसिस से जाना चाहिए, बहुत और ज़ोर से। ये है। इस पूरे मामले में देखा जाए तो मिनिस्ट्री की तरफ से या फिर पीएमओ की तरफ से किस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे? क्लैरिटी ऑफ थॉट अगर टॉप लेवल पे है तो उसका ये फल जो है ऐसा निकलता है। राइट स्टार्टिंग से लेके जैसे ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ, इतनी क्लैरिटी थी ऊपर कि हमें ये करना है। इसमें एक बार सोच लिया और वो क्लैरिटी आया, तो जो इम्प्लीमेंट करता है उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। उसको बार बार ये सही है, नहीं है, सही नहीं है सोचना नहीं पड़ता, उसको अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना पड़ता, उसको थॉट क्लैरिटी मिल गया। अब उसको इम्प्लीमेंट का उसका पूरा जोर लगता है, इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो ये सबसे बड़ा खासियत जो है वो टॉप लेवल पे था। और दूसरा सबसे बड़ा खासियत है कि बाउंड्री मैनेज करना। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी या ये लोग मैनेज नहीं कर सकते बाहर से सप्लाईज का बिना डिप्लोमेटिक चैनल के। तो ये डिप्लोमेटिक चैनल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अगर हमारी जो दोस्ती है जो डिफरेंट कंट्रीज से, उसका फ़ायदा बहुत हुआ, एंड दैट इज़ वेयर द टॉप लेवल हैज़ हेल्प्ड अस।